गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में गैस के नियम में पहला नियम देखा था, बॉयल का नियम। मैंने कहा था कि आपको टीपीवी याद रखना है, टीपी। और पहला नियम में टी जो है वो स्थिर हो जाता है तो इन दोनों के मध्य संबंध मिलेगा। दूसरे नियम में दाब स्थिर हो जाएगा तो तापमान और आयतन के मध्य संबंध मिलेगा। और तीसरे नियम में आयतन स्थिर हो जाएगा तो तापमान और दाब के मध्य जो है संबंध देखने को मिलेगा। थियरी एग्ज़ाम में पूछने वाले नहीं है इस साल, परंतु इस थियरी से रिलेटेड जो हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं वो न्यूमेरिकल भी हम लोग जो है वो सीखने वाले हैं। तो इन नियमों को अगर आप लोग टीपीवी क्रम में याद रखते हो तो इन नियमों को भी क्रम में ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पहला नियम बॉयल का होगा, दूसरा चार्ल्स का, तीसरा गैलिलियो का। चार्ल्स का नियम जो है वो हम लोग सीधा बता सकते हैं कि किसी निश्चित दाब पर किसी निश्चित गैस की मात्रा के लिए उसका आयतन तापमान के साथ जो है वो समानुपाती होता है। तो स्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम तापमान के समानुपाती होता है। लेकिन हम लोग इसको जो है वो साबित करना चाहते हैं। साबित ये करना चाहते हैं कि अगर हम लोग दाब स्थिर रखते हैं और आयतन और तापमान के मध्य संबंध देखते हैं तो तापमान में परिवर्तन लाके आयतन में देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। कि भाई स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है तथा ताप कम करने पर घटता है, ऐसा चार्ल्स ने कहा। उन्होंने पाया कि तापमान की प्रत्येक डिग्री की वृद्धि के साथ गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के आयतन से 1/273वें भाग की वृद्धि होती है। उन्होंने कह दिया कि स्थिर दाब पर तापमान में वृद्धि करने पर आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन कितना तापमान बढ़ाएंगे तो कितना आयतन बढ़ेगा वो भी उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो आयतन जो है वो उसका 273वां भाग जो है वो बढ़ जाता है। तो ये कैसे होगा, तो हम लोग जो है इसको समझेंगे पूरा। जीरो डिग्री सेल्सियस पर उस गैस का आयतन V0 है, मानो कि क्या हुआ, मानो कि अब उसमें 1 डिग्री सेल्सियस जितनी वृद्धि करते हैं तो उसके आयतन का कितना हिस्सा होगा, वो 273, ठीक है ना। 1 डिग्री सेल्सियस पर इतनी वृद्धि उसके अंदर देखने को मिलेगी तो इतना भाग बढ़ता है का मतलब किस में बढ़ता है, तो उसका जो मूल है ना, मूल उसमें बढ़ता है। बोलो समझ में आया? हाँ, कि भाई उसका आयतन 273वां हिस्सा है और वो बढ़ता है। किस में बढ़ता है, तो जो मूल आयतन है उसके अंदर वो वृद्धि होती है। तो 2 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो 2/273वां हिस्सा वो बढ़ता है। तो अंतिम तापमान T डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो T/273 V0 होगा। बोलो समझ में आया? अब T डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन कितना, VT, जो किसके बराबर हुआ, V0 + T/273 V0। अब V0 कॉमन निकालेंगे तो होगा 1 + T/273 फिर V0 273 + T/273, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 जोड़ देते हैं तो वो कौन सा तापमान हो जाता है,
पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। ये जो टी है ना वो डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हम लोगों ने जैसे 1 डिग्री सेल्सियस का 1 लिखा, 2 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोगों ने 2 लिखा, टी डिग्री सेल्सियस के लिए टी लिखा। तो टी डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 जब हम लोग जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो वो दूसरा एक नया तापक्रम हमको मिलता है। वैसे तो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये केल्विन तापक्रम है, ये क्या है, केल्विन तापक्रम है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि T प्लस 273 इक्वल्स टू कैपिटल T। बोलो समझ में आया। तो 273 क्या है कि 0 प्लस 273 है, तो वो भी क्या है, कैपिटल T। तो ये शुरुआत का 0 डिग्री सेल्सियस के लिए और ये T डिग्री सेल्सियस के लिए। अब ये दोनों का जो मूल्य है यहाँ रखते हैं तो क्या होगा कि VT बराबर V0 ऊपर TT और नीचे T0। ठीक है ना, हमको पता है ना 0 डिग्री सेल्सियस के लिए कैपिटल T क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के लिए कैपिटल T क्या होगा, हाँ तो 0 प्लस 273 तो 273 ही होगा। और T डिग्री सेल्सियस के लिए कितना होगा, 273 प्लस T, तो वो TT कर दिया, T0 कर दिया। ठीक है, इससे हम लोगों को एक संबंध मिल जाएगा। कि ये T0 सामने जाएगा, या तो एक काम करते हैं T और T वाले एक तरफ ले लेते हैं, जैसे कि ये मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो डिवाइड में, और ये दोनों एक दूसरे के डिवाइड में है। ये प्रारंभिक है, प्रारंभिक समय 0 डिग्री सेल्सियस, और ये T डिग्री सेल्सियस अंतिम समय। तो प्रारंभिक समय हो और अंतिम समय हो तो दोनों का यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक तरह का स्थिरांक। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि ये हो जाएगा एक तरह का स्थिरांक। ठीक है, क्योंकि ये प्रारंभिक बराबर हम लोगों ने अंतिम लिखा है। ठीक, जैसे हम लोग लिखते थे ना इसके पहले बॉयल के नियम में P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। लेकिन ये कैसे आया था कि जब PV बराबर K हुआ था, जब PV बराबर क्या हुआ था K, फिर हम लोगों ने 1 1 करके 2 2 करके K बराबर K लिखा था, है ना। तो इसमें भी ये 1 1 और ये 2 2 है समझ लो, तो उसके लिए बराबर K लिखा था। तो अब ये T डिवाइड में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई। इक्वल और स्थिरांक कब लगते हैं, जब समानुपात हटता है। तो K और इक्वल हटाएंगे तो क्या लगेगा, समानुपात। तो ये चार्ल्स का नियम हम लोगों ने प्रस्तावित किया। क्या नियम है कि निश्चित दाब पर निश्चित मात्रा की गैस के लिए उसका आयतन उसके तापमान के साथ कैसा होता है, समानुपाती होता है। जिसे हम लोग, इस तापमान को हम लोग कहते हैं परम ताप। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, परम तापमान। बोले समझ में आया भाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो V2 अपॉन T2 बराबर V1 अपॉन T1, ऐसा भी हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये किसी भी गैस का आयतन जो है वो परम तापमान के साथ कैसा है, समानुपाती। तो अगर इसका ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा, आयतन विरुद्ध तापमान का ग्राफ बनाए तो तापमान बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, तापमान घट रहा है, आयतन घट रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको जो है बड़े ग्राफ पर बनाते हैं। देखो अब मैं ग्राफ बना रहा, जीरो डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस और
300 डिग्री से, मतलब कि इस तरफ वाई एक्सिस पर डिग्री सेल्सियस है जो अपना ताप है, और ये है आयतन। ठीक है, मानो कि हम लोग पहले क्या करते हैं कि हम लोगों ने अभी कहा कि भाई V प्रोपोर्शनल टू T है, तापमान को बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, तापमान को घटाने पर आयतन घटता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अधिक आयतन लेते हैं, आयतन अभी अधिक है, ठीक है ना। ये वाला अगर सामने लाइन खींचोगे तो आपको दिख रहा है नीचे से ऊपर जाने की तरफ आयतन बढ़ रहा है, मतलब कि यहाँ पे अधिक आयतन है, ये कम आयतन है, ये अधिक तापमान है, ये कम तापमान है। तो तापमान को घटाएंगे तो आयतन भी घटेगा। चलो, तापमान को घटाएंगे आयतन घटेगा, तापमान को घटाएंगे आयतन घटेगा, और तापमान को घटाएंगे आयतन घटेगा। ठीक है ना। यहाँ पे आयतन जो है शून्य है। जैसे ये आयतन है, तापमान घटा रहे हैं आयतन घट रहा है, तापमान घटा रहे हैं आयतन घट रहा है, तापमान घटा रहे हैं आयतन घट रहा है। तो ऐसा मान रहे हैं कि कोई एक ऐसा तापमान आएगा कि जिसमें आयतन घटते घटते शून्य हो जाएगा, या तो वो गायब हो जाएगा। ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि तापमान घटाने पर यदि आयतन घट रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि आयतन घटते घटते शून्य हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा तापमान है, तापमान का ऐसा कौन सा मूल्य है कि आयतन घटते घटते शून्य हो जाता है? तो ये वाला मूल्य है 200 और 300 के आधे से ऊपर। तो ये है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा तापमान है -273.15, ये ऐसा तापमान है कि उस तापमान पर ऐसा माना जाता है कि उसका आयतन जो है, गैस का आयतन जो है वो 0 हो जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं परम शून्य तापमान। इसे क्या कहा जाता है? परम शून्य तापमान। क्योंकि हम लोगों ने कहा ना कि आयतन अधिक है, तापमान भी अधिक है। ठीक है, यहाँ से ये आयतन अधिक है, यहाँ से ये तापमान अधिक है। तापमान को घटा रहे हैं तो निश्चित रूप से समानुपात है, तापमान घटेगा तो आयतन भी घटेगा। तापमान घटाते जा रहे हैं, आयतन घटता जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा आयतन घटते घटते शून्य हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा तापमान है कि जिसमें आयतन शून्य हो जाता है? तो वो है परम शून्य तापमान -273.15। बोलो, समझ में आया? चलो, तो TPV के अनुसार चार्ल्स नंबर दूसरा, निश्चित दाब पर निश्चित मात्रा की गैस का आयतन तापमान के साथ समानुपाती होता है। तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, तापमान घटाने पर आयतन घटता है। अब उसका सवाल हल करते हैं। उदाहरण नंबर 5.2। प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस पर एक गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया। आयतन का मात्रक है लीटर, इसलिए लीटर बोला गया है, इसलिए सीधा जो है हम लोग आयतन लिख देंगे V। और ये है T डिग्री सेल्सियस तापमान। जहाँ तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है तो तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है तो तब गुब्बारे का आयतन क्या होगा? तो गुब्बारे का आयतन कितना लीटर होगा? तो ये V1 है, ये V2 है, ये T1 और ये T2 है, परंतु हम लोगों को चाहिए केल्विन तापक्रम। तो 273 यहाँ पर और 273 यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 273 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमको कितना मिलेगा कि भाई 3 और 3 6, 7 और 2 9 और 2.4, ये मिला आपको केल्विन तापक्रम कैपिटल T1। ठीक है, आइए सब बैठो ना। हाँ ठीक है, चलो। अब है 6 और 3 9, 2 और 7 9, 2 99, 99.1, और ये है T2।
273 को जोड़ने के बाद। चलो अब हमारे पास है v, कौन सा नियम लेंगे यहाँ पर कि समुद्र के सतह के ऊपर जो है एक जहाज चल रहा है, अर्थात उसके ऊपर अभी जो दाब लग रहा है वो फिक्स है, उसके ऊपर वायुमंडल का दाब लग रहा है और वायुमंडल का दाब जो है वो स्थिर होता है, ठीक है, और वो कहीं जा रहे नहीं है और दाब में कोई परिवर्तन भी नहीं आ रहा है, इसलिए दाब स्थिर है। तो बताओ कि दाब स्थिर होने पर कौन सा नियम लगता है, तो बोले TPV के अनुसार दाब स्थिर है, तो चार्ल्स का नियम है दूसरा वाला। नियम क्या कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो V प्रोपोर्शनल टू T, तो V इक्वल्स टू K होता है, समचलन हटेगा तो बराबर और स्थिरांक लगेगा, V बट्टे T आएगा बराबर K होगा, अर्थात V1 अपॉन T1 बराबर K, V2 अपॉन T2 बराबर K होगा। तो K इक्वल्स टू K होने से V अपॉन T1 V2 अपॉन T2 हो जाएगा। चलो अब हम लोग V2 को सूत्र का कर्ता बनाना चाहते हैं, तो V2 वहीं रहता है, तो T2 जो है डिवाइड में है, सामने जाएगा तो गुणे में आएगा, तो V1 गुणे T2 अपॉन T1, V2 के बराबर ये सब लिखा जाएगा क्योंकि उसको सूत्र का कर्ता बनाया गया। V1 होगा 2 लीटर, T2 है हमारे पास 299.1 और T1 है T1 है 296.4। देखो ये लीटर में होगा, ये केल्विन में होगा, केल्विन कैंसिल, आंसर लीटर में आएगा और उसका आंसर मिलेगा 2.018 लीटर। अब इसको जो है हम लोग थियरी के अनुसार चेक करते हैं कि पहले तापमान 23.4 था, तब उसका आयतन 2 लीटर था, अब उसका आयतन 23 से बढ़कर 26 हो गया, तो आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। तो चार्ल्स का नियम ये कहता है कि तापमान में वृद्धि करेंगे तो आयतन में वृद्धि होगी। तो देख लो, तापमान में वृद्धि की तो आयतन में वृद्धि हुई, तापमान में वृद्धि की, आयतन 2 था उसमें वृद्धि हुई 2.018। तो तापमान में वृद्धि करने पर आयतन में भी वृद्धि होती है। बोलो ठीक है। हाँ, तो ये चार्ल्स का नियम थोड़ा लंबा चला क्योंकि हम लोगों ने उसको प्रस्तावित किया। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं हमारा तीसरा नियम, गाय-ल्यूसेक। चलो गाय-ल्यूसेक, तो 5.5.3 तो TPV में तीसरा नियम, आयतन जो है वो स्थिर हो जाएगा, तो तापमान और दाब के मध्य जो है हमको संबंध मिलेगा। तो गैलियसेक का नियम ये कहता है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब आयतन के समानुपाती होता है। तो देखो 3 नियम के अंदर पहला नियम व्युत्क्रमानुपाती था, दूसरा नियम समानुपाती है, तीसरा नियम भी समानुपाती है। और TPV याद रखोगे तो सरल हो जाएगा कि V जो है स्थिर हो जाएगा, तो दाब और तापमान के मध्य क्या होने वाला है, यहाँ पर जो है वो समानुपाती स्थिरांक लगेगा, समानुपाती हो जाएगा। अब समानुपात है कि भी दाब तापमान के साथ जो है वो समानुपाती संबंध रखते हैं, तो इक्वल लगेगा और K लगेगा, तो P/T इक्वल्स टू K होगा। प्रारंभिक के लिए P1/T1 बराबर K होगा, कोई अंतिम मूल्य के लिए P2/K2 होगा। अब K इक्वल्स टू K हो गया, तो P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2 जो है
वो ये रहेगा गैल्यूसेक का नियम। तो उसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ग्राफ क्या कहता है कि दाब जो है वो बार में होता है, और ये है ताप हम लोग हमेशा केल्विन में लेते हैं। तो तापमान बढ़ाने पर दाब बढ़ता है, निश्चित आयतन कोई V1 के लिए, तापमान बढ़ाने पर दाब बढ़ता है कोई निश्चित आयतन V2 के लिए। तो अलग अलग आयतन की गैसों का अगर हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है उसका दाब जो है वो बढ़ेगा। जैसे कि आप लोग देख लो ना, सिलेंडर बॉटल आता है ना गैस का, जो हमारे घर में लगता है किचन में, तो उसका तापमान बढ़ाओगे तो स्वाभाविक है उसका प्रेशर जो है वो बढ़ने वाला है। मुझे समझ में आ गया यहाँ पर। चलो नेक्स्ट 5.5.4 एवोगैड्रो नियम। ये चौथा है, मैंने कहा था ना 4 नियम हैं, पीपीवी तो 3 हो गया, ये चौथा है, ठीक है ना। इसमें कैसा होता है कि भाई इसमें आयतन और गैस की मात्रा के मध्य संबंध है, मतलब कि आयतन और मोल। इटली की वैज्ञानिक एवोगैड्रो ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तथा गैल्यूसेक संयुक्त आयतन का सिद्धांत संयुक्त निष्कर्ष से एक परिकल्पना दी जिसे एवोगैड्रो नियम कहते हैं। और ये नियम ये है कि तापमान तथा दाब की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अणु होते हैं। तापमान और दाब जो है वो स्थिर है, तो आयतन और गैस की मात्रा मोल के मध्य संबंध है। और वो भी ऐसा बोला गया कि जितना आयतन होगा, समान आयतन होगा, तो उसके अंदर अणुओं की संख्या भी समान ही रहेगी। फर्ज करो कि मैं एक गैस ले रहा हूँ, एक A, और मैं कोई गैस ले रहा हूँ B। उसका आयतन जो है वो है हमारे पास 2 लीटर, इसका भी आयतन जो है वो 2 लीटर रखते हैं क्योंकि समान आयतन की गैस है। अब हमको पता चला है कि इसके अंदर मोल संख्या है 2 मोल, तो समान आयतन की गैस के अंदर गैसों की अणु की संख्या भी समान होती है, तो इसके अंदर मोल कितने होंगे? 2। क्योंकि भले ही ये गैस कोई भी दोनों हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर गैस यहाँ 2 लीटर लिया तो ये वाली गैस भी आपको 2 लीटर लेनी है। तो अगर इसका मोल संख्या 2 है तो इसकी मोल संख्या भी 2 ही मिलेगी। मतलब कि अगर आप लोग आयतन समान लेते हो तो ऑटोमेटिक मोल की संख्या क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। आओ ना साहब, ये रहा टेबल, बैठो ना, ठीक है। तो ये एक जो है अच्छा नियम है एवोगैड्रो का नियम कि भाई अगर हम लोग कोई भी गैस लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, अगर उनके जो है आयतन समान है तो मोल की संख्या जो है वो स्वाभाविक रूप से समान हो जाती है। तो अब नियम ये कहता है कि आयतन एवोगैड्रो या मोल संख्या के समानुपाती होता है। समानुपात हटेगा तो इक्वल और के लगेगा और ये हो जाएगा n, ठीक है। चलो अब एवोगैड्रो स्थिरांक कितना है कि भाई 6.022 × 10⁻23 जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखा था। अब एसटीपी पर, एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कि भाई तापमान कितना होता है, फिर दाब कितना होता है और आयतन कितना होता है। तो एसटीपी पर तापमान होता है 273.15। गाड़ी में नहीं आते ना, ये चोट लग गई ना इसलिए वो गाड़ी नहीं ला पाया। दाब होता है 1 बार या तो 10⁵ पास्कल, और आयतन होता है 22.7 लीटर। और ये फिक्स है कि 1 मोल के अंदर 22.7 लीटर होता है।
ठीक है, चलो ये एक और चीज़ हो गई। ये फिक्स हो जाता है कि अगर एसटीपी पर अगर लोग कोई भी गैस लो, तो अगर गैस की मात्रा 1 मोल है तो उसका आयतन फिक्स है 22.7 लीटर। ठीक है, चलो अब हम लोगों ने पहले चैप्टर में मोल के लिए क्या सूत्र देखा था, मोल n बराबर सूत्र क्या है कि भाई द्रव्यमान बट्टे आणविक द्रव्यमान। इसको अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखें तो समीकरण नंबर 1 क्या होगा, तो V = K द्रव्यमान बट्टे आणवीय द्रव्यमान हो जाएगा। चलो अब ये जो आणवीय द्रव्यमान है उसको सूत्र का कर्ता बनना है तो क्या होगा, आणवीय द्रव्यमान ऊपर गया, आयतन नीचे आया। ठीक है, अब द्रव्यमान बट्टे आयतन क्या होता है, तो द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है घनत्व। ठीक है, इसलिए m = हो गया kd। अब m बट्टे d बराबर k। इसके लिए प्रारंभिक और अंतिम लिखे तो m1/d1 बराबर m2/d2। तो ये एक और सूत्र मिला। देखो इस आप लोगों को बोर्ड के अंदर से बताया गया है कि इससे रिलेटेड आपको सिर्फ सवाल हल करने हैं, और सवाल हल होंगे जो है सूत्र से, समीकरणों से। लेकिन वो सूत्र को रटना जो है वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इसीलिए अगर आप लोग ये थियरी लिखते हो तो थियरी 1 मिनट के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, उसके सवाल का जवाब दे सकते हो या सूत्र प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरे को लिखना है कि भाई एवोगैड्रो नियम, तो मैं लिखूंगा एवोगैड्रो नियम V = n, V = Kn, V n मोल बराबर द्रव्यमान बट्टे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को सूत्र का कर्ता बनाया, द्रव्यमान हुआ बट्टे में आयतन। ये हो गया आप लोगों का घनत्व, घनत्व जाएगा बट्टे में K, और इसका पहला और अंतिम दोनों समान, जिससे आप लोगों को क्या होता है 1 मिनट भी नहीं होती है और सूत्र जो है प्रस्तावित हो जाता है। क्या था, सिर्फ ये था हमारे पास, और ये क्या है, ये तो एवोगैड्रो नियम है। क्या है एवोगैड्रो नियम के T और P दोनों क्या हो जाते हैं स्थिर, तो रहता क्या है आयतन। आयतन किसके समानुपाती होता है, मोल संख्या। बोलो समझ में आया ना। हाँ, बस ऐसे जो है आप लोगों को जो है इसको जो है हल करना रहता है। एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगैड्रो नियम के का पूर्णतः पालन करती है उसे आदर्श गैस कहलाते हैं, और ये गैस जो है वो काल्पनिक होती है। ऐसा माना जाता है कि एक आदर्श गैस के अणुओं के मध्य बल अंतरा आणुक बल उपस्थित नहीं होते। वास्तविक गैस केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में जब अन्योन्य बल प्रायोगिक रूप से नगण्य होते हैं। मैं ये आपको समझा दूं, कोई भी गैस अगर बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगैड्रो नियम, इन तीनों नियमों का एक साथ पालन करे, ठीक है, या तो इन तीनों नियमों का पालन करती हो, तो उस गैस को एक विशिष्ट आदर्श गैस कहते हैं। अब देखो गैस 2 प्रकार की हो गई। एक गैस हो गई जो हमको देखने को मिलती है, वो है वास्तविक गैस, ठीक है, जो हमारे पास है, सत्य में है। और दूसरा है आदर्श, और ये है काल्पनिक गैस। आदर्श गैस हम लोगों को देखने को मिलती नहीं है। हाँ, वास्तविक गैसें कुछ कारक पर, कुछ परिस्थितियों में वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर सकती हैं, लेकिन उन्हें हम लोग आदर्श गैस कहते नहीं हैं। तो जो तीनों नियमों का पालन करे वो आदर्श गैस है। आदर्श गैस काल्पनिक गैस है, वास्तविक गैस है कुछ परिस्थितियों में आदर्श गैस की तरह कार्य कर सकती हैं, व्यवहार कर सकती हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आदर्श गैस समीकरण।